हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का नया टॉपिक है, लेकिन जैसा कि पता है डेली की तरह कि नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पहले का टॉपिक हमने कल का पढ़ा है उसको हम रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा मकसद ही क्या है, चीज़ों को पढ़ना नहीं, चीज़ों को इस तरीके से तैयार करना एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हम क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। तो कल की क्लास क्या थी फ्रेंड्स, हम लोगों ने ब्रिक्स पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसका अच्छे से नोट्स बना लिया होगा और पूरा कंप्लीट उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए होंगे। आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिएगा, फिलहाल मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले 2 मिनट का रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। तो ब्रिक्स में मैंने सबसे पहले क्या बताया था फ्रेंड्स, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो आपको याद होगा। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसका पहला सम्मेलन कौन हुआ, कहाँ हुआ था? रूस के एकटेरिनबर्ग में ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था। और इसके जो संस्थापक देश थे उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। उसमें साउथ अफ्रीका सम्मिलित नहीं था। लेकिन ब्रिक्स के दूसरे शिखर सम्मेलन जो कि ब्राज़ीलिया में हुआ था, उस सम्मेलन में इस बात की घोषणा की गई कि दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य देश बनेगा। किस सम्मेलन में? ब्राज़ीलिया में। और दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करने के पश्चात इसका नाम बदल करके 2010 में ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिक्स का नाम बदल के ब्रिक्स कब कर दिया गया, तो 2010 में किया गया है, जो सम्मेलन आपके ब्राज़ीलिया में हुआ था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करने के पश्चात ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन चीन के शान्या शहर में हुआ। कहाँ पे हुआ था? चीन के शान्या शहर में हुआ था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब तक भारत में कितनी बार इसका सम्मेलन हो चुका है, तो अब तक भारत में इसका 2 बार सम्मेलन हो चुका है। एक बार 2012 में और दूसरी बार 2016 में। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा फ्रेंड्स। और आप ये ध्यान रखिएगा, जितने भी इसमें 5 सदस्य देश होते हैं उनको चक्रीय क्रम में हर साल एक देश कोई ना कोई मेज़बानी इसकी करता है, वहाँ पर इसका आयोजन होता रहता है। फिर हमने करंट अफेयर में क्या बताया था फ्रेंड्स, करंट अफेयर में मैंने ये बताया था कि आप ये याद रखिएगा 2019 का ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में किया गया था। जब कौन से था वह 11वां ब्रिक्स सम्मेलन था। कौन सा क्रम था? 11वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था वह आपका किया गया था ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। जबकि 12वां कहाँ प्रस्तावित है? 2020 में। तो मैंने आपको बताया था रूस में प्रस्तावित है। और एक साल पहले का भी मैंने बताया था कि 2018 का जो शिखर सम्मेलन था वह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? 2018 का शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 2019 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी। तो मैंने बताया था नवीन भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, इनोवेटिव फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी क्या थी? थीम थी। इस प्रकार से हमने पूरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को पढ़ा था। उसके बाद मैंने G20 के बारे में बताया था कि G20 का जो 2019 में शिखर सम्मेलन हुआ वह कहाँ पे हुआ, वह मैंने आपको बताया था जापान के ओसाका में हुआ। 2020 का कहाँ प्रस्तावित है? सऊदी अरब में प्रस्तावित है। 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? इटली में प्रस्तावित है। और सबसे इम्पोर्टेंट 2022 है, क्योंकि 2022 में ये कहाँ प्रस्तावित है? ये 2022 में प्रस्तावित है अपने खुद भारत में इसकी मेज़बानी करेगा। इसलिए हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा संभावना ये बनती है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2022 की मेज़बानी G20 की कौन करेगा, तो भारत करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल की क्लास को पहले एक बार रिवीजन कर लिया और इसी तरीके से हम रिवीजन के क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे ना केवल उसी हम नोट्स बना लेंगे, बल्कि इस तरीके से हमें वो प्रिपेयर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज चलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू टॉपिक की तरफ से। एक ये ऐसा टॉपिक आज आपके सामने हम लेके आए हैं फ्रेंड्स, मिक्सिंग। जो हम लोगों का ये चल रहा है, ये सेगमेंट जो मिक्सिंग करंट अफेयर का चल रहा है, ये कल तक और चलेगा। उसके बाद परसों से प्राइवेट होना वीडियो बंद हो जाएगा। उसके बाद जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उन्हीं को वीडियो मिलेगी। और फिर उसमें मैं एक क्रम से स्टार्ट करूंगा, पुरस्कार से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक को ख़त्म करते हुए आएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इसमें कुछ चीज़ों को और मैं धीरे धीरे जोड़ने वाला हूं। आगे से मैं ये प्लान कर रहा हूं कि डेली के करंट अफेयर में कम से कम आपको 5 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो एग्जामिनेशन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो मिक्सिंग होंगे। 5 वन लाइनर कराए जाएंगे और कम से कम 3 या 4 क्विज क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके, जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना जिनकी होगी उनका नोट्स आप अलग से बनाते चलिएगा, ताकि एग्जाम के पहले रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। और एक बार फिर जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको बता दिया जा रहा है
कि खंड शिक्षा अधिकारी, 2016 समीक्षा अधिकारी और 2020 पीसीएस के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हों वो इसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि मैं ये कोर्स पूरा करंट अफेयर का 1 जनवरी 2020 से कवर अप कर रहा हूँ। और मैं ये टारगेट करूँगा कि जो भी आपकी खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है और जो 2020 का आपका पीसीएस है, उससे रिलेटेड एक भी करंट अफेयर आपसे मिस ना हो, उसका पूरा क्लास रेगुलर तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा करके आपको कराया जाएगा। तो इसको आप करने के लिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 7068507275 पर कांटेक्ट करिए जिन भी बच्चे को करंट अफेयर में एडमिशन लेना है। और इसकी मात्र 100 रुपये मंथली फीस है, उस फीस को पेड करके आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं और रेगुलर करंट अफेयर पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, वो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा डिटेल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करंट अफेयर इसमें पढ़ाया जाएगा। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। अब इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये प्रश्न जो होता है, ऐसे प्रश्न आपके एक बार जब जारी होती है रिपोर्ट तो 2 साल तक एग्जामिनेशन में आते हैं। कितने साल तक आते हैं फ्रेंड्स? 2 साल तक एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हमें देखना है कि ये क्या है, कैसे रिपोर्ट ये जारी होती है, कौन सी संस्थान जारी करती है, इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे लोगों के बीच एक भ्रांतियां हैं करंट अफेयर को लेकर के कि सर करंट अफेयर कितने महीने का कवर करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर 6 महीने का आता है, कुछ बच्चे कहते हैं साल भर का आता है। कुछ एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं कि आप ये साबित भी कर देते हैं कि सर कभी कभी तो करंट अफेयर 1.5 साल पुराना भी आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये स्ट्रेटजी इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आपके अंदर जितना भी कन्फ्यूज़न है, जितना भी डर है करंट अफेयर को लेकर के, वह आपका दूर हो सके, जिससे आप करंट अफेयर पे एक मजबूत पकड़ बना सकें। तो यह ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो 70% क्वेश्चन आपके 8 से 9 महीने 10 महीने जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसके 10 से 11 महीने पहले, अब कुछ एग्जामिनेशन में साल भर तक कवर करना पड़ता है। लेकिन कुछ करंट अफेयर ऐसे होंगे 30% के जो हो सकता है 1.5 साल पहले के भी हों, 2 साल के भी पहले कभी कभी आ जाते हैं। और आप कहते हैं कि सर इसका मतलब करंट अफेयर पे हमें 2 साल तक पकड़ बनानी पड़ती है। नहीं, 70% क्वेश्चन को करने के लिए केवल हमें 9 से 10 महीने पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनसे रिलेटेड प्रश्न 2 साल के पीछे भी आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो ये आज का टॉपिक हमारा है, भारतीय वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट हर 2 साल पे जारी होती है फ्रेंड्स। तो जब ये जारी होती है तब से लेकर जब अगली 2 साल बाद नई रिपोर्ट आती है तब तक के परीक्षाओं में यही प्रश्न आते रहते हैं। और जब यही प्रश्न 1.5 साल बाद पूछ लेते हैं तो आप कहते हैं कि 16वीं वन रिपोर्ट दिसंबर 2019 में आई थी और ये 2021 से पूछा गया है, और ये तब तक पूछा जाएगा जब तक 2021 की रिपोर्ट दिसंबर में नहीं आ जाएगी। तो ऐसे कुछ सेगमेंट और टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन करंट अफेयर वाले ही हमसे 1 साल के ऊपर ही पूछे जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, 1 साल पुराना मैटर हो चुका है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में जाइए, चाहे आप समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में जाएंगे, चाहे पीसीएस के एग्जाम में, वहां से प्रश्न आपके आने ही हैं कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, किसे कितनी सीटें मिली, उसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, विपक्ष के नेता कौन बनाए गए, वहाँ से महिलाओं की संख्या कितनी थी हमारी संसद में, महिलाओं की भागीदारी कितनी वृद्धि हुई इसमें, इन सब को लेके 17वीं लोकसभा का चुनाव आने वाले 2 साल तक एग्जाम में प्रश्न आते रहेंगे। अब आप कहेंगे 2 साल पुराना करंट अफेयर है, तो आपको मैं वो सारे सेगमेंट क्लियर कर दूंगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिन पर पकड़ हमें 1 साल के पहले भी बनानी पड़ेगी और कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिस पर पकड़ हमें केवल 8-9 महीने तक या 10 महीने तक ही कवर करना होगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स इसका यहीं से बनेगा कि 16वीं जो आपकी रिपोर्ट है फ्रेंड्स, वह 16वीं, ये संख्या याद रखिएगा, जो अभी हाल ही में दिसंबर 2019 में 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, इसका क्रम कौन सा था? 16वां क्रम था। ये क्रम ही पूछा जाएगा कि हाल ही में वन रिपोर्ट जारी की गई, ये कौन सी वन रिपोर्ट थी? तो यह 16वीं वन रिपोर्ट थी। और ये कौन जारी करता है? दूसरा प्रश्न यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये मंत्री पूछे जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की गई है। अब सारे मंत्रालय पे हमको फोकस नहीं करना है, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी संस्थान ये जारी करती है फ्रेंड्स? तो देहरादून में स्थित है एक संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे,
द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्षों पर, प्रत्येक 2 वर्षों पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसका प्रारंभ कब से किया गया, शुरुआत कब से की गई? इसकी शुरुआत फ्रेंड 1987 से की गई और 1987 से देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण, उसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। हर साल ये रिपोर्ट नहीं आती, कितने वर्ष पे आती है? 2 वर्ष पे आती है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? दूसरा प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये संस्थान देहरादून पर स्थित है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन किया? तो केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हाल ही में 2019 में जो रिपोर्ट जारी की गई वह 16वीं रिपोर्ट थी। कौन सी संस्था जारी करती है? भारतीय वन सर्वेक्षण। यह कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। किस सन से यह प्रकाशित हो रही है? सन 1987 से। और वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर मंत्री, जिन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, उन्होंने ही ये रिपोर्ट जारी की है। इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। बिल्कुल बेसिक क्लियर हुआ आपका। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान रिपोर्ट में थोड़ा सा यहाँ पर डेटा है फ्रेंड्स, लेकिन आप तनाव न लीजिएगा, कोशिश करेंगे हम कि चीज़ों को आपको हम याद करा सकें। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार और जैव विविधता, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी नाम के नए अध्याय को जोड़ा गया। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये, कि जब वन रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें बहुत सारे अध्याय हैं, उन अध्यायों को आधार बनाकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। लेकिन जो 2019 में ये रिपोर्ट जारी की गई फ्रेंड्स, उसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वह नया अध्याय कौन सा है? आप ध्यान रखिएगा, वनों के प्रकार और जैव विविधता, ये नया अध्याय जोड़ा गया है। इस रिपोर्ट को बनाने में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरी बात है कि सर किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है? तो ये रिपोर्ट तो जारी करता है कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण। लेकिन जो ये ISFR है, इसके अनुसार पूरी रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। ये ISFR का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। जितने फुल फॉर्म में बताता चलूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, कौन सी क्लास में? पर्यावरण दिवस वाले क्लास में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट रिपोर्ट, UNEP। तो जितने भी फुल फॉर्म वाले होंगे उसको आप अलग से नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म्स को लेकर भी आपके वनडे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ISFR, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके द्वारा देश में कुल वन और वृक्षावरण, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 80727 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई डेटा आप मत याद करिएगा। ये डेटा आपको बिल्कुल भी नहीं याद करना है, कितने वर्ग किलोमीटर है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा? वहाँ फोकस करिए आप। पूछा यह जाएगा कि ISFR के रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? आपको याद है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पे 24.56% क्या है? वन और वृक्षावरण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। ISFR के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वन और वृक्षावरण है? तो आपको प्रतिशत याद रखना है फ्रेंड्स, 24.56%। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वर्ष 2017 की तुलना में 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आपको ये नहीं याद रखना है, वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 0.65%। ये आपको याद रखना है। मतलब कि जब 2017 की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट की तुलना में जो 2019 में रिपोर्ट आई 2 साल के बाद, वनों में कितनी वृद्धि हुई? वन में कितनी वृद्धि हुई, कितना और बढ़ा वनों की संख्या या वनों का क्षेत्र? तो उस कितना बढ़ा है फ्रेंड्स? 0.65% बढ़ा है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि देश में कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? 21.67% है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको तनाव नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे करना है। आपने पहले क्या देखा है? यहाँ पे 2 चीजें थी, वन और वृक्षावरण, वन भी और वृक्षावरण भी। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? आप देख रहे हैं
केवल यहाँ बात की गई है केवल वनावरण की, यहाँ वृक्षावरण को नहीं जोड़ा गया है, केवल वनावरण की बात की गई है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पे कितने क्षेत्रफल पे वनावरण है, तो वह वनावरण कितना है फ्रेंड्स, 21.67% है। फिर क्या आ रहा है, आपकी केवल वृक्षावरण आ रहा है। पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा वन और वृक्षावरण दोनों देखा, फिर दोबारा मैंने क्या देखा, केवल वनावरण देखा, और तीसरी बार हम क्या देख रहे हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र 95.027 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.89% है। आपको मैंने पहले बताया है, इसको आपको याद नहीं करना है, आपको केवल क्या याद करना है, केवल आपको प्रतिशतता याद रखना है, कितना परसेंटेज पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में है। याद करने का एक तरीका और मैं बताता हूं, अगर कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। देखिए, जैसे आपने पहले क्या देखा, 24.56, यहाँ 56, यहाँ क्या है 67, यहाँ क्या है 89, बिल्कुल क्रम से हैं, 56, 67, 89। तो सबसे पहले क्या था, वन और वृक्षावरण दोनों था, उसमें क्या था 56 था। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, वनावरण है, इसमें क्या है 67 है, और फिर लास्ट में क्या है आपका वृक्षावरण है, इसमें कितना है 89। तो आप ये पॉइंट में भी ध्यान रखे रहेंगे कि सर ने कुछ बताया था ऐसा कि बिल्कुल क्रम से था, 56, 67, 89। तो इस तरीके से थोड़ा आपको डेटा याद रहेगा। ये डेटा वाले क्वेश्चन हैं, ये रिपोर्ट है भारत सरकार की, यहाँ से प्रश्न आपको आने ही तय हैं। आपके खंड शिक्षा अधिकारी में या किसी भी वनडे एग्जाम में, इवन पीसीएस में ये क्वेश्चन आना ही है, और निकट 2 साल तक भविष्य में आपके आते ही रहेंगे यहाँ से प्रश्न आपके। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं उसके बाद। अब देखते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। अब देखिएगा, कहीं कहीं बुक्स में आपको 5 राज्य क्रम से दिखाई देंगे, आपको 5 नहीं याद करना है फ्रेंड्स, केवल 3 राज्य पे अपनी पकड़ बना के चलिएगा, आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो जाएंगे। हमें क्या ध्यान देना है, अभी तो मैंने आपको बता दिया क्या, पूरे भारत के क्षेत्रफल के साथ वनावरण में, वृक्षावरण में, वन प्लस वृक्षावरण में, तीनों की तुलना करके प्रतिशत वाले क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हमें ये देखना है 3 तरीके से प्रश्न और बनते हैं फ्रेंड्स। जो लोग पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें 3 तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहला कि पूरे भारत के राज्यों में से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रफल में अधिक वन है। फिर पूछेगा कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां प्रतिशतता में अधिक वन है। और फिर लास्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से राज्य ऐसे थे जो इस बार की रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि किए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वहां पर क्या हुआ है, वनों की संख्या में और वृद्धि हुई है, वनावरण में क्या हुआ है, डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज हुआ है। इन 3 चीजों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट क्या उठाया है यहाँ से, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले परसेंटेज में 3 राज्य सबसे नंबर 1 पे कौन है। तो नंबर 1 पे है मिजोरम, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 पे मेघालय। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब आपको जो मैंने परसेंटेज यहाँ लिखा है 85.41%, 79.63%, 76.33%, आप ये यहाँ नहीं भी याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन में मोस्टली 95% चांसेस है कि यही क्रम पूछा जाएगा आपसे। पॉइंट में कभी कभी हो सकता है 0.5% चांसेस ये रहेगा एग्जाम में आएगा। तो अगर आप याद करना चाहिएगा याद करिएगा, अगर आप इसे छोड़ना चाहिएगा तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। उसमें नंबर 1 पे मिजोरम है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, और नंबर 3 पे मेघालय है। और तीनों राज्य कौन है, वही ये 7 सिस्टर हैं, पूर्वोत्तर भारत वाले राज्य हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। अब देखिए वो प्रतिशत की दृष्टि से था, ये क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, एक बार आपने प्रतिशत बताया, एक बार आप क्षेत्रफल बता रहे हैं, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य की बात की जाएगी तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आप कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से फर्क क्या हुआ सर, ये समझा दीजिए मुझे आप, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये आपका एमपी है, हो सकता है मान लीजिए एक छोटा सा स्टेट आपका मिजोरम है। अब देखिए आप अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, लगभग अगर इतने में क्या है आपका वनावरण स्थित है, तो लगभग कितना होगा ये
इसके 70% क्या हो गया पार्ट पे, आपको वनावरण दिख रहा है आपको क्षेत्रफल पे ये, ठीक। अब उसके बाद मैं अगर आपको कह रहा हूं कि इस पे जो है इतने भाग में, ये मिजोरम है आपका, यहां पे वनावरण है, तो अब ये बताइए इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पे कितना परसेंट में हुआ है। तो आप देखेंगे सर 10% को अगर छोड़ दिया जाए तो 90% क्षेत्र पे क्या है, वनावरण है। इसका मतलब जो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस संपूर्ण क्षेत्रफल में ज्यादातर स्थान पे क्या है, वनावरण है, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में 90% क्षेत्र पे। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 30% क्षेत्र पे वनावरण नहीं है, जबकि यहां पे क्या है 10% क्षेत्र पे नहीं है। तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं सर तो ज्यादा तो मिजोरम में है, आपको मिजोरम बताना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पूरे एरिया की बात की जाएगी तो इसका एरिया का वर्ग किलोमीटर ज्यादा हो सकता है इसका 8000 वर्ग किलोमीटर हो, और इसका जो वर्ग किलोमीटर हो वो कितना हो, 3000 वर्ग किलोमीटर हो। तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश आपका नंबर 1 पे हो गया। लेकिन अगर उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल के परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में आपका मिजोरम नंबर 1 पे है, जबकि पूरे क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि प्रतिशतता में नंबर 1 से क्या तात्पर्य है और क्षेत्रफल में नंबर 1 से क्या तात्पर्य है। तो आपने क्षेत्रफल में क्या देखा था, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, 2017 की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट की तुलना में जो 16वीं रिपोर्ट 2019 में आई उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट की सबसे ज्यादा कौन ग्रोथ किया है। जहां पे वनों का क्षय कम हुआ हो बल्कि वनावरण ज्यादा हुआ हो, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है कर्नाटक में, और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है आपका केरल। ये कहाँ है, सब साउथ इंडियन स्टेट हैं, ये सब भारत के दक्षिण भारत के ये राज्य हैं। जबकि प्रतिशतता में जो अधिक थे वह सब, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिएगा कि सर ने बताया था जो प्रतिशतता वाले थे वह पूर्वी भारत के थे। कौन कौन से थे, मिजोरम थे, मेघालय थे और मणिपुर थे, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर थे। लेकिन सर ने जो क्षेत्रफल में बताया था वो कहाँ के थे, वो बीच में थे। बीच में कौन कौन से था, उसमें मिक्स था, पहला मध्य प्रदेश था फिर अरुणाचल प्रदेश था। अब इसमें क्या बता रहे हैं, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, परसेंटेज में कौन वृद्धि की है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक ने वृद्धि की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने की है, फिर उसके बाद केरल ने की है। तो आप कहेंगे सर कन्फ्यूजन हो रहा है। हम कन्फ्यूज इसको लेकर के हो रहे हैं कि प्रतिशतता वाले में कौन था, क्षेत्रफल वाले में कौन था और आपके वृद्धि वाले में कौन था। तो क्या करते हैं, इन तीनों चीजों का एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कैसे, देखते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इस नोट्स को आप अच्छे से बनाइए। आप इसको तुलनात्मक अध्ययन को 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा, सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। जैसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, याद करिए आप, वन क्षेत्रफल वाले एरिया की बात हो रही है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, वृद्धि वाले, कौन पिछले साल की तुलना में 2017 की रिपोर्ट की तुलना में 2019 में क्या किए हैं, वृद्धि किए हैं। अगर आप इसको देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपने को मैंने क्या बताया था, वो सब दक्षिण भारत वाले हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल। लेकिन ये बात की जाए अगर कि परसेंटेज में कहाँ वन ज़्यादा है, तो परसेंटेज में वन कहाँ ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों को 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके आने वाले एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए आपका एक करंट अफेयर इस प्रकार से तैयार हुआ कि किसी भी एग्जाम में अगर 16वीं वन रिपोर्ट को लेकर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपके से सारे प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। एक डेटा और है फ्रेंड्स, अगर आप उसको भी याद कर सकेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे एक होता है वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, जो वन जहां पे वन है उनके क्षेत्रफल में वृद्धि कितने परसेंट की हुई पिछले रिपोर्ट की तुलना में। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई और वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला करके वृद्धि कितनी हुई। तो ध्यान रखिएगा, वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 0.56% हुआ, यही डेटा आपको याद करना है बस। और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, 1.29% हुआ, और वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई, 0.65% हुआ। अब आपकी 16वीं रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अगर इसको 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा,
इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसका मैं कोशिश करूंगा कि संडे को आपको मैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको PDF भी मिल जाएगी, जितने बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं। इस प्रकार से उसको अपने पास आप रखे रहेंगे, 20-20 में उसका रिवीजन करते रहेंगे, तो आपकी 16वीं वन रिपोर्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वह आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इसकी खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, इस तरीके से डेली आप करंट अफेयर में आगे बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते रहें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।